ठीक है, आज हम बचे हुए ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करेंगे और अगर टाइम बच जाता है तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक भी करेंगे। ओके, सब लोग ध्यान से सुने और चुप बैठे। लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर लिख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। हटा बेटा, बेटा हट जा, जल्दी हट जा, दौड़ के। समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एक एंगल 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? पहले इसको समझ लें। यहां पे अगर मैंने राइट एंगल बनाया तो एक बात ये कंफर्म कर लो, इसके सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेनस कहूंगा। ओके, आप रिपीट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस बोर्ड की तरफ देखते रहें। हाइपोटेनस 90 के सामने होता है। अब बचे हुए दो एंगल को हमें थीटा यानी एक्यूट रखना है। कितना रखना है? थीटा हमेशा कैसा होता है? एक्यूट। थीटा एंगल एक्यूट एंगल रहेगा। अब उसको आप अगर यहां रखते हैं, कहां? ए पर, तो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर। कौन होगा? अब इन दोनों साइड को मिलाने वाली साइड हो जाएगी बेस। अब मानो इसी थीटा को उठा के ट्राइंगल को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जैसा ट्राइंगल है वैसे ही रहने देंगे। नाम जो जहां है वहीं रहने देंगे। ए भी वही है, सी भी वही है, बस थीटा को यहाँ ए की बजाय कहाँ रख दिया? तो हाइपोटेनस तो जहां था, थीटा के सामने कौन आ जाएगा? और बेस बदल जाएगा। यानी थीटा चेंज होने से हाइपोटेनस तो सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारी पहली स्टेप ट्रिग्नोमेट्री की। दूसरी स्टेप एक जिगल होता है तीनों साइड के लिए, पी बी पी एच एच बी। ओके, यहाँ पे जो पहला रेशो होगा वो साइन थीटा का होगा, यानी साइन ए का। दूसरा रेशो कॉस ए का। तीसरा रेशो टेन ए का। ओके, चौथा यहीं से शुरू करते हैं, टेन का अपोजिट या कंप्लीमेंट्री कॉट। ओके, सेक कॉस का कंप्लीमेंट्री सेक, सॉरी सेक का अपोजिट, सेक का इनवर्स, और साइन का कंप्लीमेंट्री कोसाइन, सॉरी कोसेक, कोसाइन कोसेक यार, कोसेक, कोसेक ए या कोसेक थीटा। एक बात और सुनो, अगर मैं पूछूं कि साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताइए, तो आपको बताना है कि सर P अपॉन एच। कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो B अपॉन एच। टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो P अपॉन B। ऐसे ही जब टेन की बात होगी तो B अपॉन P, सेक की H अपॉन B और H अपॉन P कॉसेक। एक बात, नेक्स्ट बात हो गई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ लिए। फिर आता है साइन का फुल फॉर्म साइन ही होता है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म, टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म, सेक का फुल फॉर्म सीकेंट, कॉसेक का फुल फॉर्म कोसिकेंट, सेक का फुल फॉर्म, सेक का सीकेंट, कॉसेक का कोसिकेंट। तो फुल फॉर्म की बात हो गई। कहां पीबीपी एच एच बी रखेंगे? अगर इसका जिगल याद करें तो पापा बोले पप्पू से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 3 बातें हो गई। अब आपसे पूछे साइन का रेशो, कॉस का रेशो, टेन का रेशो, कॉट का रेशो, इनका फुल फॉर्म पूछे, इतना अपन बता देंगे। थीटा कहां रखने पर परपेंडिकुलर और थीटा बदलने से क्या चेंज होता है? परपेंडिकुलर और बेस। एक और बात, हाइपोटेनस हमेशा दोनों साइडों से बड़ा होगा। हाइपोटेनस हमेशा कितना बड़ा होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर दें तो हाइपोटेनस आता है।
कौन सा थ्योरम कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। काय के ऑब्जेक्टिव? चैप्टर 8 के ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे अपन ने बेसिक जो ऑब्जेक्टिव के जो ताने बाने थे उसको पढ़ लिए। अब थोड़े से आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं अपन। सबसे पहले मैंने बोला कि बच्चों ये बताइए कि साइन का अगर रेसिप्रोकल करे तो आप बोलेंगे सर 1 कोसेक। क्या साइन का उल्टा क्या होता है? 1 साइन का उल्टा कोसेक। उल्टा रखने के लिए मैंने उसको 1 में रख दिया अपॉन में। ठीक है, कि पीछे जो बैठे हुए हैं उनको देख ले कि मेहरबानी कर ले, जरा हमारे ऊपर मेहरबानी कर ले। जो पीछे बैठा हुआ है चश्मा लगा के, एक लड़का चश्मा लगा के बैठा हुआ ना, नींद में आया है कोई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? साइन इंटू कॉसेक 1। ओके, जब भी दो अपोजिट वालों का मल्टीप्लाई होगा इक्वल में कितना आएगा? 1। अब मैं एक का मैंने करके बता दिया। अब बताओ आप, कॉस का अपोजिट क्या होना है? सेक होना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो। अब आप बताइए टेन का कौन होना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो 1। ठीक है, इसका उल्टा कर दे, इधर सेक रख लेते तो 1/cos, इधर कॉट रख लेते तो 1/tan। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ओके, एक पिक्चर ये हो गई, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ बचने दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ऐसा हो सकता है साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। एंगल सेम रहेगा, देखो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से कॉस की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? किसको उधर ले जाएंगे? साइन प्लस का उधर गया तो आया, इतना समझ में। अब इसका कॉस नहीं ले रहे बल्कि किसकी वैल्यू चाहिए, तो किसको ले जाएंगे उधर? ये काई की वैल्यू हो गई? साइन की। साइन, अब इसका स्क्वायर हटा दो तो कहां जाएगा वैल्यू? ये कहां जाएगी? यहां से स्क्वायर नहीं हटेगा क्योंकि माइनस है। इसका स्क्वायर हटा दो तो क्या होगा? स्क्वायर हटा दिया तो ये 5 वैल्यू आ गई। आइडेंटिटी नंबर 1 में 5 वैल्यू आई। अरे 5 वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू थी ये? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की। यहां आई होप दिख रहा होगा बेटा, एक बार वीडियो में देखो, दिख रहा है ये वाला? दिख रहा है? यहां लिख दूंगा तो। ओके, मैं सेकेंड आइडेंटिटी दिखा रहा हूं। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये पहली बात हो गई। आपको सीधे सीधे मेज द कॉलम में सेक स्क्वायर लिखा दिखेगा, आप 1 प्लस 10 पे लगा देना, या 1 प्लस 10 दिखेगा आप सेक पे लगा देंगे। ओके, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए यहां से स्क्वायर हटा दें, क्या कर दें, तो क्या आएगा? 2 वैल्यू आ गई यहां तक, स्क्वायर 2 वैल्यू आई ना। अब हम एक और काम करते हैं, यहां से 1 को इधर ले आते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस, तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर है, कितनी वैल्यू हो गई? 3। इसका स्क्वायर हटा दो, -1, ये आ गई वैल्यू। अब अगर आप इस इधर से 10 को इधर ले जाए माइनस में, किसको ले जाए? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा? 1। ओके, अब सेम टू सेम एक आइडेंटिटी और है जिसका नाम है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको भी सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कर लोगे? पोज करो इसको 1 मिनट। हो गया? ओके, सुनिए, ये ग्रीन जल रहा है देखो। हाँ, सब सारे एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हमें अगर साइन की वैल्यू पता है और कॉस की वैल्यू पता है तो टेन की वैल्यू हम अपने आप निकाल लेंगे। वैसे एग्जाम में मैक्सिमम साइन और टेन की पूछते हैं, लेकिन अपन सभी की निकालेंगे। तरीका क्या है? यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4, फिर यहां से शुरू करोगे 0, 1, 2, 3 और
और सबको काय से डिवाइड करना है? फोर 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 फोर। सबको काय से डिवाइड कर देंगे? सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगाओ। पहले सॉल्व करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा तो 1/√2। इसका भी रूट लगा दो, इसका भी रूट कैंसल, इसका रूट 2 1 जा 2 2 जा तो 1/√2। इसका भी रूट कैंसल, 1/1। ओके, अब यहां जब इनको सॉल्व करेंगे अपन तो ये तो आ गया 0। ये 4 में 4 रूट के अंदर है, यानी कि रूट के अंदर कौन आएगा? सॉरी, रूट के बाहर कौन आएगा? 2। ये रूट के अंदर ही है, यहाँ 3 रूट के अंदर ही रहेगा और ये 4 बाहर आ जाएगा तो √3/2 यहाँ आ जाएगा 1। ये 0/4 है, मतलब क्या लिखेंगे? 0। यहाँ 1/4 है, यानी कि 1/2। ये 1/√2 आ गया है, यहाँ √3/2 यहाँ 1। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पिक्चर समझ में नहीं आई, क्या किया आपने, 0 से क्या किया, तो क्या करना है? सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, फिर उधर से 0 1 2 3 4 लिख के लाएंगे, सबका अपॉन में 4 4 करेंगे, फिर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो ये नहीं आया फिर भी, तो याद करें कि 0 की साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1 है। अब जो 90 की आई है, साइन 90 की, वही cos 0 की होगी, वही cos। और जो साइन 60 की आई है, नहीं नहीं रहने दे, वही साइन 60, साइन 30 उधर, साइन 60 और cos 30 सेम है, साइन 45 cos 45 सेम है, साइन 90 की 1 है तो cos 0 की 1 है। इन्हें ऐसे उल्टा चलते जाएंगे। ओके, याद कर लेना। अब जब 10 की बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो 0/1 कितना होगा? 0। 1/2, 1/2 और √3/2 से 2 तो 1/√3 आ जाएगा। ये याद ही कर लेना, आईएमपी है, चैप्टर 9 में भी काम में आएगी। उसके बाद 1/√2 अपॉन में 1/√2 कैंसल, कितनी आ जाएगी? 1। क्यों कर रहे हैं अपॉन? क्योंकि 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। क्या होती है? ये भी आ सकता है। 10 की वैल्यू क्या होती है? तो अभी 10 की कितनी वैल्यू देख ली अपन? 10 की वैल्यू देख ली कि 1/cot और 10 की साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। ओके, अब यहां पे अगर √3/2 और 1/2, 2 से 2 तो √3 रूट और 1/0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगी? अब कॉट की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा क्या हो जाता है? 10, सॉरी 10 की जो वैल्यू होगी इसका उल्टा, तो कॉट की वैल्यू लाने के लिए यहां लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यहां लिख देंगे √3, यहां लिख देंगे 1, यहां लिख देंगे 1/ और यहां 0। ये 10 का उल्टा कर दिया। सेक की वैल्यू, ये कॉस नहीं कॉट है, कौन है? कॉट। सेक की वैल्यू लाना है तो इसका उल्टा कर दो 1, इसका उल्टा कर दो √2, सॉरी 2/√, ये √2/1, ये 2/√3, ये 2/1, इसका उल्टा कर देंगे। ऐसे ही अगर कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो किसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे? साइन की। तो ये करके ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। अभी तक एग्जाम में कौन सी वैल्यू पूछी जाती है ज्यादातर? साइन और कोट और कॉस। बाकी अपने को सभी याद करना है। एक बार जो टेबल दिया है बुक में उसको अच्छे से पढ़ें। ये यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो मेजदा कॉलम में आपको मिलना है। एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में भी यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, पॉज कर दो। ओके, सुनिए, आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट, ये चैप्टर 8 था। क्या था? चैप्टर 8। चैप्टर 8.1 के 1 2 3 आईएमपी है। चैप्टर 8 के 8.1 के 1 2 3 आईएमपी क्वेश्चन है। अब मैं चैप्टर 9 पे पहुंच गया। हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट हो गया, देखो चैप्टर 9। चैप्टर 9 में चीजें समझो। मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर की आई से, मान लो यहां आई है, आई से जाने वाली लाइन
ऑब्जर्वर की आंख से एक 180 डिग्री का एंगल बना के जाने वाली लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन है ये? ऑब्जेक्ट को और आई को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, लाइन ऑफ साइट क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, किसके बीच? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, और एंगल कहां बने? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। इसके अपोजिट अगर मान लिया जाए ऑब्जर्वर, रिजल्ट आया और ऑब्जर्वर चढ़ गया ऊपर, दिमाग खराब हो गया उसका, यहां देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनेगी, यहां कौन सी लाइन बनेगी? अब एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा, तो एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट है ना, डिप्रेशन में तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, समझिए, इतना डिप्रेशन आपको नहीं लेना। चलो, एलिवेशन एंगल की डेफिनेशन पूछ सकता है, कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कर लोगे सॉल्व? इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो रहेगा, सीबीएसई में इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो कौन सा एंगल बनाना है अपने को? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा। आप समझिए, यहाँ पे देखिए कि एक ट्री है, समझिए क्या है? एक ट्री और उसकी शेडो, ट्री और शेडो इक्वल है, ट्री और शेडो इक्वल है, तो बताइए थीटा कितना डिग्री बन रहा है, एंगल कितना डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बन रहा है? ओके, किसी समय एनी टाइम the shadow and the height of the tree are equal, then what will be the angle of elevation? तो हम मान ले ये भी h है, ये भी क्या है, क्वेश्चन में बोला h h है, हमें क्या पता करना है? थीटा। क्या पता करना है? ये क्या मानोगे इसको? परपेंडिकुलर। इसको क्या मानोगे? तो हम बोलेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मान लो? ए बी सी में P अपॉन B क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा। P कितना है? h, B कितना है? h, टेन कितना रख रहे हैं? थीटा, h से h 1/1 टेन थीटा। कौन सा टेन थीटा है जिसकी वैल्यू 1 होती है? तो हमने बोला 1045 कौन होता है? 10। अगर आप 10 से 10 कर देंगे कैंसिल तो 45 आ जाएगा थीटा। ओके, तो टेन थीटा अगर 45 होता है तो हाइट और शेडो बराबर होती है। ओके, अरे आया ये? अब ऐसा बोल देगा कि शेडो √3 टाइम है, शेडो कितनी है? ये बोलता शेडो √3 टाइम बोलता, तो हम हाइट को रखते h और शेडो को रखते √3h, यहां इसको रखते h और शेडो को रखते √3h, h से h, तो हमारा आंसर आता 1/√3। हम बोलते कौन सी टेन की कौन सी वैल्यू रखे √3 आए, तो हमने बोला यार 1030 रख दो, कितना रख दो? 10 से 10, तो इसका मतलब हो गया कि 1/√3 आया 10 थीटा की वैल्यू। ओके, हो गए दो क्वेश्चन इस टाइप के, सीबीएसई में पूछ सकता है, एमपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक के 9.1 में 1 से 5 तक के क्वेश्चन आईएमपी है, 1 से 5 तक सीबीएसई वालों को सभी आईएमपी, ठीक है, आईएमपी एग्जाम्पल नंबर 1 2 भी आईएमपी, यहां से ज्यादा चांस है। ओके, चैप्टर 9 के बाद में चैप्टर 10 पे चला गया, कहां चला गया? चैप्टर 10, चैप्टर 10 में सर्कल है, चैप्टर 10 में कौन? चैप्टर 10 सर्कल, बुक निकालो, नहीं बुक निकालो। चैप्टर 10 में हम सर्कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है? इनफिनाइट। एक टेंजेंट एक सर्कल में इनफिनाइट टेंजेंट हो सकती है।
हाउ मेनी टेंजेंट के इन ए सर्कल है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी टेंजेंट, क्या आंसर होगा, अरे एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी भी टेंजेंट हो सकती है ना, कितनी टेंजेंट हो जाएगी, इनफिनाइट। ठीक है, अब नई चीज समझिए, ये सर्कल है, कौन है ये, यहां से P से हमने एक टेंजेंट खींच दी, तो टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह। जो 10.1 के फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां से एक क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पक्का है, सीबीएसई में भी इस टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के आ सकते हैं। टेंजेंट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट वन पॉइंट, कहां इंटरसेक्ट करेगी, वन पॉइंट पर। टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी, वन पॉइंट। इसके अपोजिट अगर सीकेंट की बात हो जाए तो सीकेंट इंटरसेक्ट टू, जैसे सीकेंट क्या होती है, सीकेंट सर्कल के अंदर से चली जाती है, तो ए और बी कितनी जगह टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट, दो जगह। अरे सीकेंट कितनी जगह इंटरसेक्ट करके जा रही है, दो जगह। सीकेंट कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, सीकेंट कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, देखो बेटा वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक बार। जो लाइन सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करे उसे क्या बोलेंगे, सीकेंट। सर्कल अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो कितनी हो सकती है, सिर्फ दो। पैरेलल टेंजेंट है ओनली टू पैरेलल टेंजेंट कैन हैव ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है, दो। वापस से समझो, सर्कल पे कितनी टेंजेंट, इनफिनाइट। टेंजेंट कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी, वन। सेकेंड कितनी जगह करेगी, दो। पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी, दो। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट जाएंगी, दो। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट जा सकती हैं, दो। और दोनों कैसी होंगी, बराबर। फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉन, तो हम बोलेंगे टू। और बहुत कैसी होंगी, इक्वल। दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो करेंगे, और दोनों बराबर होंगी। टेंजेंट और सरकमफ्रेंस का कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉमन पॉइंट के को क्या बोलेंगे, पिछली बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पूछी कहां पर, एमपी बोर्ड में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सीधे लिख देंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कौन जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कहां से जाएगा, सेंटर से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली लाइन जो सेंटर से जा रही है इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ओके, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किस पे, रेडियस पे। टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है सेंटर पे, सॉरी सर्कल पे, और रेडियस पे। टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर। 10.1 के कुछ क्वेश्चन है जो कि आईएमपी हैं। 10.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया, 2 लिया है, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने बोला है रेडियस 5, रेडियस कितनी है, टेंजेंट एट अ पी थ्रू द सेंटर ओ। क्यू से एक टेंजेंट खींची, कहां से, रेडियस कितनी बताई, 5। ओ से क्यू बताया 12, तो टेंजेंट की लंबाई पूछिए, किसकी लंबाई पूछिए,
टेंजेंट। हाँ, अब यहां पर ये 90 डिग्री होता है क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर है। हाँ, 90 के सामने किसको मानेंगे? हाइपोटेनस। 90 के सामने मान लो थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? यहाँ इन ट्राइंगल मान लो ये क्यू है, ये पी है और ये है ओ, ये परपेंडिकुलर है। इन ट्राइंगल ओपी ओपी क्यू में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर प्लस बेस। हाइपोटेनस कितना है? 12। परपेंडिकुलर कितना रखने? 5। बेस कितना है? पी क्यू 144। ये आया 25 माइनस हुआ 119। स्क्वायर हटाया 119 पी क्यू। किसी का रेशो नहीं, इसका नहीं, रूट 119 बस। हाँ, अरे रूट 119 बहुत कम आ जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा? मैं दिख रहा हूँ गिरी में, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, झंडा गया है। बाकी उसका ठीक है। भैया ये जो 10.2 में क्वेश्चन 1 2 3 है, इस टाइप के आईएमपी हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इतना ही, अरे इतना ही पूछा था तो इतना ही होगा। पाइथागोरस, कुछ नहीं लिखना। क्यू से एक टेंजेंट खींची गई है जिसकी लंबाई 24 है। सेंटर से इस पॉइंट की लंबाई 20। रेडियस पूछिए, क्या पूछिए? रेडियस। 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? यहां पर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट के वहां। 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 25 दे दिया। रेडियस पूछिए, क्या पूछिए? इन ट्राइंगल, यहां पे भी और रख लो, इन ट्राइंगल ओपी क्यू एच स्क्वायर पी स्क्वायर, साइलेंट कर दो, एच 25 का स्क्वायर परपेंडिकुलर ओपी का 24 का स्क्वायर 625। इसका स्क्वायर 57 माइनस करेंगे 49 ओपी का, तो 7 आ गया, स्क्वायर हटाए तो 7 सेंटीमीटर। ओके, अरे 7 49 कैसे आया पूछना है? 49 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 7। ये ग्रीन लाइट जल रहा है कि नहीं देखो। ओके, ये वाला एंगल पूछा, ये वाला पी टी क्यू। कौन सा एंगल पूछा है? पी टी क्यू। अगर हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ये जो पीछे बात कर रहे हैं ना, इसको एक झापट मार दो जरा, ये पीछे बैठा है इसको।
इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ कितना आना चाहिए? चारों का सम। टेंजेंट पे कितना मानेंगे? तो P90 हो गया, O कितना दिया हुआ है, Q भी कितना हो गया, PTQ निकालना है, बराबर कितना आया? प्लस करो सबको। तो एंगल PTQ कितना आया? ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा बेटा, सीबीएसई में चेंज होके आएगा, कुछ चेंज करके देगा, और एमपी बोर्ड में आएगा तो ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा। कितने में? रब कर दें। 3 मार्क्स में आए तो 3-4 स्टेप में करके आना, और सीबीएसई में फाइनल है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, यहां पे ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80, और ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। ओके, तो अगर यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे भी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल में ये 40 हो गया, ये कितना हो गया, तो ये अपने आप आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा? अरे 50 आएगा। 90 40 30 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो काय पे टिक करके आओगे? इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ 80 दे तो हाफ हाफ कर लेना, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। ओके चलिए, इसमें चौथा पांचवा छठा आईएमपी है सबके लिए, सीबीएसई के लिए तो सभी आईएमपी है। मैं आ गया हूं चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12, पहले वीडियो देखो, चल रहा है, ये ग्रीन जल रहा है तो साइलेंट हो जाओ, बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली। ठीक है, चलिए, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन, आपको ये 21 दे दिया, आपको आर्क 21 दे दिया, आर्क दे दिया 21, कितना दे दिया? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? रेडियस कितनी दे दी? थीटा पूछेगा, निकाल लोगे, फार्मूले में रख, सिंपल है फार्मूला। आर्क कितने है? 21, कितना डिग्री? 7 डिग्री, 3 डिग्री, कितना कम आया? अरे कम आया कि नहीं आया? 210 होना चाहिए था तो 30 आ जाता। वहीं के वहीं साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट कर दो, बैठ जा बैठ जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया ये कॉर्ड होती है, कौन होती है? ए बी कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन आएगी, सरकमफ्रेंस को अंदर के 2 पॉइंट से टच करना, अंदर से कितने पॉइंट को टच करना? कॉर्ड कहलाएगी। सर्कल की सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच करना कॉर्ड कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, और सेंटर से इनके स्टार्टिंग पॉइंट को टच करने वाली लाइन
क्या बोलेंगे इसको? इसको यहां निकालेंगे, इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे भैया इसको? तो एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। ओके ठीक है, वहां फटाफट लाइट ऑन करो, एरिया ऑफ सेक्टर, लाइट ऑन करो, बोर्ड तो दिख ही जाएगा। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद आएगा लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। काय का फार्मूला? टू पाई आर है स्क्वायर यहाँ कहीं? अब तो दिखेगा। अब यहां पे पूछा, ये सेगमेंट है जो नीचे बचा, ये क्या है? तो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ यानी कि इतना सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से यानी पूरे एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। फार्मूला पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर का, फार्मूला पाई आर थीटा अपॉन, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो इक्विलेटरल है, क्या है? तो इक्विलेटरल का फार्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसको ऑन करो और देखो चल रहा है वीडियो, यहाँ ग्रीन आ रहा है। ओके, ये काय के ऑब्जेक्टिव हो गए चैप्टर 12 के, चैप्टर 12। बाद में लिखना। चैप्टर 13, चैप्टर 13, दो तो चैप्टर बच्चे बेटा। चैप्टर 13, एक काम करिए, पोस्ट करो वीडियो, पोस्ट करो। चैप्टर 13, चैप्टर 13 में से क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं क्यूब। ये क्यूब है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, इसको बोलेंगे हम क्यूब। इसका मैं सबसे पहले लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब या साइड क्यूब। अब घुमा के क्वेश्चन दिया, ऐसा बोल दिया कि बताओ, एक मिनट देख लूं वीडियो चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसा बोला कि साइड एक्स है, क्यूब की एक साइड एक्स है, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो हम फिर वॉल्यूम, यहाँ पे क्वेश्चन बोला इफ द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज एक्स देन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम, तो दो वॉल्यूम हो जाएगा इसका एक्स क्यूब। ओके, अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दो होंगे, एक होगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? तो इसमें 6 सरफेस होती है भैया, इसकी कितनी फेज होती है? 6, तो 6a स्क्वायर या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस कितनी होती है? 4। लेटरल कैसे? लेटरल का मतलब ये देखिए, अगर मान लो ये मैंने क्यूब है, क्यूब नहीं है, मान लो क्यूब है, ऐसा रखा है, जमीन के ऊपर रखा है, तो एक सरफेस जमीन पे दब गई, एक इधर दब गई, 4 ही सरफेस बची, तो इसको बोलेंगे हम 4a स्क्वायर। तीन ही फार्मूले हैं वेरी आईएमपी, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन में बोल दिया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे दिया उसने कुछ, और बोल दिया कि साइड निकालो, ठीक है, तो ये फार्मूले में लगाना। वॉल्यूम 125 दे दिया, तो साइड बताओ, वॉल्यूम 1 to 5 करना है, फिर 5 का क्यूब 1 to 5 होता है, ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है। नेक्स्ट, क्यूब के बाद लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, इसको बोलेंगे लंबाई, इसको बोलेंगे हाइट, इसको बोलेंगे ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट। सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू
एच, और सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसके बाहर बाहर के पूरी सरफेस को मिला दें तो कितना बनेगा, तो 2 इंटू एल बी बी एच और एच ए, ये हो गया सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, नया क्वेश्चन, ये तो आईएमपी है ही। सिलेंडर, अगला क्वेश्चन है सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर की हाइट होती है, रेडियस होती है, सिलेंडर की हाइट ये हो गई रेडियस। अगर पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद पूछा सी एस ए, क्या पूछ लिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर पूछा तो हम बोलेंगे कि भैया 2 पाई आर एच, क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे 2 पाई आर एच। ये दोनों ही काम के हैं, हालांकि टोटल वॉल्यूम क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना, इस तरह से निकालना रहता है। इसके बाद अगर मैं सिलेंडर को हटा दूं, है ना, ये वो फार्मूले हैं जो आते हैं। सिलेंडर के बाद मैंने बनाया कोन, क्या बनाया, कोन, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, ये पाई आर स्क्वायर एच था तो सिलेंडर था, लेकिन 1/3 कर दिया तो कोन बन गया। तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस पे भी सीबीएसई में क्वेश्चन बन सकता है, एमपी बोर्ड में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए कोन की बात करेंगे तो यहाँ पे बनेगा पाई आर एल। अब ये एल कहाँ से आ गया, तो देखो ये तो होती है इसकी हाइट, ये जो स्लैंट हाइट है इसको ही हम क्या बोलते हैं एल। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर करें तो ये हमारे पास एल यानी कि एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का क्वेश्चन भी कई बार पूछा, स्लैंट हाइट एल, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर हो गया। ठीक है, याद करके जाएंगे, जरूर पूछता है कि स्लैंट हाइट निकालो। मान लो ये दे दिया 7, है ना, या ये 49 दे दिया और ये कुछ दे दिया 576, तो बोल दिया स्लैंट हाइट निकालो। तो ये तीनों फार्मूले हैं, याद करके जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई में पूछेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, कोन का वॉल्यूम इतना है, फिर दोनों का रेशो निकालो। तो अपने को पता है दोनों को बराबर करके क्या निकालना रहेगा, रेशो निकालना। ठीक है, कोन के बाद में आ गया स्फीयर पे, ये मैंने बनाया स्फीयर, क्या बनाया स्फीयर। तो स्फीयर का सबसे पहले निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, रेडियस है इसकी आर, पाई आर क्यूब। फिर आता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पे मैं स्फीयर को हाफ कर दूं, सेमी स्फीयर वाला या हेमी स्फीयर वाला, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ये 4 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये से आप हेमी स्फीयर आधा बोला तो यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, इसके बाहर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, आता भी है तो आप उसको बना लेंगे ये फार्मूले की हेल्प से। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला सबको मालूम है 2 पाई आर। ओके, क्या है 2 पाई आर। रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल। 1 2 3 इतनी चीजें पढ़े। ये कौन सा चैप्टर था 13, विच चैप्टर ऑफ दिस वी आर स्टडिंग चैप्टर 13, वॉल्यूम एंड एरिया, सरफेस रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है मेरा 14, चैप्टर 14 में मुझे मीन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मीन में पहले निकालूंगा सिंपल मेथड से मीन होगा x बार समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ। फिर ये तो सिंपल में डायरेक्ट मेथड हो गई या सिंपल या डायरेक्ट मेथड। फिर मैं मीन निकालूंगा एज्यूमिंग मीन मेथड। कौन सी मेथड, एज्यूमिंग मीन, एक्स बार ए
समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई, ये जिमिंग का फार्मूला है। फिर स्टेप डेविएशन का फार्मूला, स्टेप ग्रीन जल रहा है बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार ए प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई इंटू एच। ओके, ये स्टेप डेविएशन का फार्मूला है। दोनों ही मेथड से हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ओके सॉरी, तीनों मेथड से मीन निकालते हैं। अगर मीन निकालने का सीबीएसई में ये भी पूछेगा कि सबको सॉल्व करके टोटल को सम करके जितने हैं उतने से डिवाइड करना होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। चलो, ऐसा पूछा गया 0 1 2 3 4 और 5 का मीन निकालो। ठीक है, इनका मीन निकाल के बताओ। क्या बोला, मीन निकालो। तो हम क्या करेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 लिखेंगे। कितने हैं टोटल, 5। कितने हो गए, 7 और 3 10, 10/5, 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाएगा। ये आ गया मीन। मीन काई के बराबर है एवरेज के बराबर, मीन काई के बराबर है एवरेज के बराबर। ओके, मीन के बाद आते हैं मोड पे। मोड निकालने का फार्मूला होता है z बराबर L1 प्लस F1 F0 अपॉन 2F1 F0 F2 इंटू हाइट। ये काय का फार्मूला है, मोड का। मोड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को ही मॉडल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मॉडल फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को ही क्या कहते हैं, मॉडल फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को मॉडल फ्रिक्वेंसी। और क्लास इंटरवल बिफोर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, HF हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। अब ऐसे ही मीडियन फ्रिक्वेंसी के सामने वाली क्लास को मीडियन क्लास, मीडियन फ्रिक्वेंसी के सामने वाली क्लास को मीडियन क्लास। मीडियन को कैसे डिनोट करते हैं, एम से। उसका भी फार्मूला होता है, याद करके जाएं। मीडियन का फार्मूला क्या है, m = L प्लस कैपिटल F माइनस n/2 अपॉन में f, यहाँ पे यहाँ पे CF आएगा और यहाँ पे कैपिटल F आएगा, यहाँ पे H आएगा। ओके, ये काय का फार्मूला है, मीडियन का। एक रिलेशन होता है मीन मोड मीडियन, रिलेशन का फार्मूला लगा के वैल्यू पूछी जाती है, उसको बोलते हैं एक लास्ट फार्मूला जो मीन मोड मीडियन का है ना। फार्मूला देखिए, थ्री मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि उनने दे दिया मीडियन दे दिया और मोड दे दिया और मीन निकालना है, तो इस फार्मूले में रख के निकालना होता है। ये सीबीएसई पूछेगा, एमपी बोर्ड में नहीं पूछेगा। 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। इसके बाद अपन आते हैं चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी। तो सारे एलिमेंट्री का सम PE प्लस PE नॉट, PE प्लस PE नॉट कितना होता है, 1। यानी एलिमेंट्री का सम, एलिमेंट्री कंपोनेंट का सम कितना होता है, 1 होता है। एक और बात, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किसके, 0 के। प्रोबेबिलिटी लेस होती है या इक्वल होती है किसके, 1 के। या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 से कम होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। याद रखेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव बनना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला PE नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल, इधर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको 1 से लेकर लास्ट तक के पढ़ा दिए और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसको प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।